महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है एंटीकोएगुलेंट बल्ब, या तो फिर आप कह सकते हैं वैक्यूट फॉर ब्लड कलेक्शन। तो जनरली ये टॉपिक आपको 5 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो एंटीकोएगुलेंट बल्ब एंटीकोएगुलेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारे एंटीकोएगुलेंट बल्ब जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये बल्ब आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहाँ पर? लैब के अंदर जब आप लैब टेस्ट करवाने जाते हो। फॉर एग्जांपल ये कोई बंदा है, ठीक है, और वो जा रहा है डॉक्टर के पास, वो बीमार है। तो डॉक्टर उसे क्या कहेंगे कि भाई कोई थोड़े बहुत जो भी टेस्ट देंगे कि भाई आप ये लैब टेस्ट करवा के आओ। तो जब आप लैब में जाते हो तो वहाँ पर जो भी लैब टेक्नीशियन है वो क्या करते हैं, आपका ब्लड कलेक्ट करते हैं और वो ब्लड डिफरेंट डिफरेंट कलर की ट्यूब में डालते हैं। तो तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये लोग क्यों डिफरेंट डिफरेंट कलर की ट्यूब में डालते हैं, एक ही ट्यूब में डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, वही तो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखो कि जब फॉर एग्जांपल ये कोई छोटा सा बच्चा है, वो गया बाहर खेलने। अब जब ये बाहर खेलने जा रहा है वो कहीं गिर गया और उसकी फॉर एग्जांपल उसके पैर में चोट लग गई और यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये ब्लीडिंग जो हो रही है, ब्लड लॉस जो हो रहा है, वो क्या पूरा लाइफ टाइम ब्लड लॉस होता ही रहेगा? होता ही रहेगा? नहीं होता है। क्यों? वहाँ ब्लड हो जाता है क्लॉट। क्यों क्लॉट होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है? क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या करते हैं कि जब भी ब्लड आपके एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जब कांटेक्ट में आएगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप लैब टेस्ट करवाने जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लैब टेस्ट करवाने जाते हो, ये आपका हाथ और आपका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। तो जब आपका ब्लड कलेक्शन किया जाता है तो फिर वो डिफरेंट ट्यूब में डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी बॉडी से आपका ब्लड बाहर आएगा, आपका ब्लड बॉडी से एनवायरनमेंट में आएगा, वो क्या हो जाएगा, उसके क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें ब्लड को क्लॉट होने से रोकना है, तो हमें क्या करना होगी, बाहर से कोई ट्यूब है उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट हमें पहले से ऐड करने होंगे, ताकि जब हम ब्लड इसमें डालें तो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में रहे, ना कि क्लॉट हो। ठीक है, तो वही केमिकल को हम कहते हैं एंटीकोएगुलेंट। इतना समझ में आ गया आपको? तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई हमारी बॉडी में ब्लड है वो क्यों लिक्विड फॉर्म में रहता है, वहाँ क्यों क्लॉट नहीं होता है? क्लॉटिंग फैक्टर तो वहाँ भी प्रेजेंट है ब्लड में, तो क्यों वहाँ ब्लड क्लॉट नहीं होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक नेचुरली एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हिपेरिन। हमारे ब्लड में नेचुरली एंटीकोएगुलेंट एक प्रेजेंट है, वो है हिपेरिन। आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बॉडी में कौन सा नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, तो उसका नाम है हिपेरिन। इसकी वजह से हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? तो चलो आज हम बात कर रहे हैं जो एंटीकोएगुलेंट बल्ब के बारे में। सो एंटीकोएगुलेंट ब्लड इज कलेक्टेड इन डिफरेंट वैक्यूम डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन। मैंने आपको बताया कि भाई क्यों डिफरेंट डिफरेंट कलर की ट्यूब में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी आपको हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करना होता है, कभी डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, आरबीसी काउंटिंग, या तो फिर पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करना है, बहुत अलग अलग, या तो फिर बायोकेमिकल टेस्ट करने हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट करने हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको क्या करते हैं, जो भी लैब टेक्नीशियन है वो ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की वैक्यूट्स में डालते हैं। देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो हाइपर मत हो, ठीक है। जब हम पूरा कॉन्सेप्ट, जब पूरा टॉपिक हम समझ लेंगे तब आपका जो भी डाउट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर इन्वेस्टिगेशन आर डन ऑन वॉल ब्लड, प्लाज्मा एंड सीरम। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आपको इतना तो पता ही होगा आई थिंक कि जब आप ब्लड कलेक्ट करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस कोई एंटीकोएगुलेंट बल्ब है, ठीक है। अब एंटीकोएगुलेंट बल्ब में मतलब आपका जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। आप उसको जब सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको यहाँ 2 लेयर मिल जाएंगे। नीचे जो रहता है वो हो गए सेल, और ऊपर जो लिक्विड, जो ट्रांसपेरेंट येलो इस थोड़ा होता है, ठीक है।
ट्रांसपेरेंट होता है वो होता है आपका प्लाज्मा। जब आप एंटीकोएगुलेंट बल्ब को सेंट्रीफ्यूज करोगे, उसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसका सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा आपको सेपरेट मिलेंगे, और फिर से इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो ये मिक्स हो जाएगा और फिर आपका वॉल ब्लड बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई एक बल्ब है जिसमें कोई भी एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, तो अब क्या होगा, आपने ब्लड कलेक्ट किया और 15 मिनट्स के अंदर आपका ब्लड है वो हो जाएगा क्लॉट। ठीक है, क्लॉट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो यहाँ भी आपको 2 लेयर मिलेंगे। नीचे जो लेयर मिलेगा वो होगा आपका क्लॉट, जो क्लॉट हुआ है वो ब्लड, और ऊपर आपको येलोइश कलर की लेयर मिलेगी, उसे हम कहेंगे सीरम। तो सीरम से भी बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री में जो आते हैं बायोकेमिकल टेस्ट हमें करना है, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, सीरम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वहाँ प्लेन बल्ब यूज़ करें, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे देखो आगे। लेकिन यहाँ जो वर्ड आते हैं तो उसको मैं समझाने के लिए आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन बाद में आपको सबको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आ गया। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीकोएगुलेंट, कि एंटीकोएगुलेंट बल्ब कैसा होना चाहिए, कि भाई जो भी सेल है उसकी साइज में कुछ मतलब सेल स्वेल नहीं होना चाहिए या तो फिर श्रिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, वरना रिजल्ट क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा आपका। नॉट कोज हीमोलाइसिस नहीं होना चाहिए, कि ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन में होना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक, तो आपको पता है ब्लड बैंक के अंदर जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो वो बैग में होता है। ठीक है, तो उस बैग के अंदर अगर एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो वो भी ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, और फिर वो ब्लड हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्लड बैंक के अंदर भी एंटीकोएगुलेंट यूज है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट यूज होते हैं, वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो एंटीकोएगुलेंट जनरली 2 टाइप्स के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरली हमें पता है हमारी बॉडी में हिपेरिन नाम का एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है, और आर्टिफिशियली हम जो लैब टेस्ट करवाने चाहते हो तब हमें होल ब्लड की अगर रिक्वायरमेंट है, लिक्विड फॉर्म में ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो हम बहुत सारे एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट टेस्ट के बेसिस पर। EDTA है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, ऑक्जेलेट है। तो पहले हम बात करते हैं हिपेरिन। हिपेरिन हम आर्टिफिशियली भी बल्ब यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली बहुत ही कम यूज़ होता है। हिपेरिन किस किस टेस्ट में यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। देखो ये नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है हमारी बॉडी में, वो हम सबको पता है। अगर हमें आर्टिफिशियली बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली जो हम बल्ब बनाते हैं हिपेरिन का, उसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है, जो भी ग्रीन टॉप होता है। देखो यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस कलर के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा बल्ब है। ठीक है, तो ये है एंटीकोएगुलेंट बल्ब जो कि हिपेरिन। देखो इसमें कौन से सोल्ट, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एंड एमोनियम सोल्ट जनरल यूज होता है। कलर है आपका ग्रीन, और मैकेनिज्म कौन सी है, क्यों एंटीकोएगुलेंट, कौन सा एंटीकोएगुलेंट है कि जो क्या करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है कि भाई ये जो हिपेरिन है वो एक्टिवेट करेगा एंटी थ्रोम्बिन 3 को। और जब आप क्लोटिंग फैक्टर, जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे ना, इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, तब ये पाथवे आएगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन में से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, फिर ये थ्रोम्बिन है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा और आपका ब्लड हो जाएगा क्लॉट। लेकिन यहाँ क्या होता है, हिपेरिन आएगा और वो एक्टिवेट करेगा एंटी थ्रोम्बिन 3 को, और ये एंटी थ्रोम्बिन 3 है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं करेगा, इसलिए प्रोथ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फाइब्रिनोजन भी एक्टिवेट नहीं होगा, और फाइब्रिन नहीं बनेगा और ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये थी हमारी मैकेनिज्म। ठीक है, फिर ये कॉन्सेंट्रेशन, जनरली हम कितने कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करते, तो 0.1 to 0.2 mg मिलीग्राम पर ml। अगर 1 ml ब्लड कलेक्ट करना है आपको वैक्यूट के अंदर, तो 0.1 to 0.2 मिलीग्राम उसमें क्या होगा, आपका जो भी एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है, अगर आपको ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, एली सेल प्रिपरेशन करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, या तो फिर दूसरे अगर टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, एली सेल प्रिपरेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, टीबी गोल्ड है, वो भी इनसे किए जाते हैं। डिसएडवांटेज कौन से, तो भाई इट कांट बी यूज्ड फॉर हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ जो भी ब्लड है वो
जो भी WBC है, हमारे RBC है, जो हमारे ब्लड सेल्स है, उसको क्लम्प कर देगा, क्लोट कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम हिमेटोलॉजिकल टेस्ट में ये हिपेरिन बल्ब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उसका डिसएडवांटेज हुआ। फिर है EDTA, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। EDTA बल्ब आप सब लोगों ने देखा होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जब लैब टेस्ट करवाने गए होगे तो आपको पर्पल कलर का बल्ब तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, पर्पल कलर का। तो ये जो पर्पल कलर है वो है EDTA बल्ब। जनरली बहुत वाइडली यूज़ होता है लैब के अंदर, ठीक है। उसकी मैकेनिज्म क्या है कि आपका क्लोटिंग फैक्टर है, उसमें से एक क्लोटिंग फैक्टर आपका कैल्शियम है। तो ये EDTA क्या करेगा, उस कैल्शियम के साथ वो हो जाएगा बाइंड और उसको अनआयोनाइज्ड सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगा। EDTA क्या करेगा, जो भी कैल्शियम आयन है उसके साथ कर जाएगा बाइंड। इसीलिए अब कैल्शियम फ्री नहीं है, तो आपकी जो क्लोटिंग फैक्टर, जो क्लोट होने की जो मैकेनिज्म है, वो पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसीलिए ब्लड आपका है वो क्लोट नहीं होगा। इतना समझ में आया। तो कौन से सॉल्ट जनरली यूज होते हैं, ट्राईपोटेशियम, डाईपोटेशियम, डाईसोडियम एंड डाईलिथियम। आपको 2 मार्क्स के अंदर किस तरह से हम EDTA बल्ब प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी आपको पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है कि भाई EDTA 4 ग्राम और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 0.2 ml जो भी ये सॉल्यूशन बनाया है आपने, वो 0.2 ml एक ट्यूब के अंदर लेना है, ठीक है, फॉर द 3 to 4 ml ब्लड कलेक्शन के लिए। फिर कलर उसका तो आपको पता है, पर्पल, वायोलेट या लवेंडर हो सकता है। फिर कंसंट्रेशन वही आप हमने लिखा था, सॉरी ये दूसरी बार आ गया। उसका एडवांटेज क्या है, अगर आपको CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है, ब्लड इंडाइसिस, MCV, MCH, MCHC, फिर पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन करना हो, प्लेटलेट काउंट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, रेटिक काउंट और बहुत सारे जो भी हिमेटोलॉजिकल टेस्ट है वो हम कर सकते हैं। किससे? EDTA बल्ब से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई, डिसएडवांटेज है कि भाई अगर जो EDTA है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपका कुछ चेंज हुआ है, या फिर हाई हुआ है, लो हुआ है, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि भाई RBC श्रिंक हो सकते हैं, डिक्रीज इन PCV, मतलब कि आपका जो भी रिजल्ट है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में EDTA प्रेजेंट है तो। फिर है ट्राई सोडियम सिट्रेट। जो ट्राई सोडियम सिट्रेट है वो कलर है स्काई ब्लू कलर। उस कलर क्या होगा, जो भी वैक्यूट है उसका कलर होगा स्काई ब्लू कलर, आपको याद रखना है। ट्राई सोडियम सिट्रेट के मैकेनिज्म क्या है, वो करेगा जो भी कैल्शियम आयन आपके ब्लड में, जो क्लोटिंग फैक्टर 4 है, जो कैल्शियम, ठीक है, उसको चिलेट करेगा। चिलेशन ऑफ कैल्शियम आयन बाय कन्वर्टिंग आयनिक कैल्शियम इनटू अनआयोनाइज्ड सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो भाई आपको अगर बनाना है तो 3.8 ग्राम आपको लेना है और 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में उसको कर देना है आपको डिजोल्व, ठीक है। फिर इसके एडवांटेज हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ESR, PT, APTT, मतलब प्रोथ्रोम्बिन के लिए, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। डिसएडवांटेज, नॉट सूटेबल फॉर हिमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट के लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेल की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें डिस्टर्ब करेगा, इसलिए। फिर है फ्लोराइड वैक्यूट। ये भी लैब के अंदर बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अगर आपको ग्लूकोज एस्टिमेशन करना है, ग्लूकोज एस्टिमेशन, डायबिटिक पेशेंट है कोई, या तो फिर डायबिटिक का कोई टेस्ट करवाना है, आपको ग्लूकोज एस्टिमेट करवाना है, तो हम फ्लोराइड वैक्यूट हम यूज़ करते हैं। उसका कलर कौन सा है? ग्रे कलर का है। कौन सा कलर का? ग्रे कलर है, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म क्या है फ्लोराइड वैक्यूट की, उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट तो प्रेजेंट है ही, ठीक है। वो क्या करेगा, एंटीकोएगुलेंट है, वो कैल्शियम आयन को चिलेट कर देगा और जो भी क्लोट फॉर्मेशन है उसको, क्लोटिंग को इनहिबिट कर देगा। लेकिन यहाँ आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि फ्लोराइड वैक्यूट हम क्यों यूज़ करते हैं, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। तो आपको पता है कि आपके ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ब्लड के अंदर रेड सेल, मतलब बहुत सारे रेड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और साथ में ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। तो आपकी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस नाम सुना ही होगा आप सबने, ठीक है, क्यों जनरेट होती है। तो ये क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो हमने कलेक्ट किया है कोई वैक्यूट के अंदर, अगर हमने उसमें सोडियम फ्लोराइड
वैक्यूट नहीं यूज़ किए, कोई दूसरी अगर यूज़ किए तो उसमें ग्लूकोज का जो लेवल है वो आपको फ्लक्चुएट आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सेल्स है, हमारे ब्लड सेल्स है, वो ग्लूकोज का यूटिलाइज कर लेंगे। मतलब कि जितना ग्लूकोज आपका प्रेजेंट है ब्लड में, उसका सही रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो आपको पता है कि ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो ब्रेक डाउन कौन करता है? ब्रेक डाउन करता है हमारा इनोलेज एंजाइम। कौन? इनोलेज एंजाइम। ये मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और MCQ में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है कि भाई आपने अगर ब्लड कलेक्ट किया है कोई ट्यूब में, ठीक है, उसके अंदर ब्लड सेल प्रेजेंट है, ठीक है, और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। ये ब्लड सेल क्या करेंगे? इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे। तो हमें ये प्रिवेंट करना है, रोकना है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्लूकोज का यूटिलाइज कर लेंगे तो हमें ग्लूकोज का जो भी अमाउंट है, सही अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे वो किसमें? इनोलेज एंजाइम्स की मदद से, और ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होगा। लेकिन हम यहाँ इनोलेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है। इसीलिए इनोलेज एंजाइम ही नहीं रहेगा तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म नहीं होगी, और हमारा जो भी ग्लूकोज का अमाउंट जो भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वही हमें मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर कॉन्सेंट्रेशन, तो 4 ग्राम सोडियम फ्लोराइड DGTA, 2 ग्राम एंड डिस्टिल वाटर 100 ml, और 0.2 ml जो भी ये सॉल्यूशन बना है उसको हम वैक्यूट में डालेंगे। 3 to 4 ml ब्लड हम इसमें कलेक्ट कर सकते हैं। एडवांटेज आपको पता है कि भाई ग्लूकोज एस्टिमेशन करने के लिए और अदर बॉडी फ्लूइड करने के लिए, ठीक है। फिर है प्लेन वैक्यूट। प्लेन वैक्यूट का मतलब क्या है? प्लेन वैक्यूट मतलब कि रेड कलर की वैक्यूट। आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ, ये है हमारी प्लेन वैक्यूट। मतलब कि इसके अंदर कोई भी एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं प्लेन वैक्यूट, ठीक है। तो ये जो प्लेन वैक्यूट है उसका कलर कौन सा है? रेड कलर है, ठीक है। कलर कौन सा है? रेड कलर है। यहाँ कोई भी एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड क्या हो जाएगा? क्लोट हो जाएगा। अगर आप 15 मिनट तक ब्लड एंटीकोएगुलेंट बल्ब में, प्लेन बल्ब में रखेंगे तो ब्लड है वो क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा आपका क्लोट। और फिर क्लोट हो जाने के बाद आपको क्या करना है? उसका सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको यहाँ 2 लेयर मिलेंगे। एक तो यहाँ क्लोट हुआ ब्लड, और ऊपर आपको येलो कलर का सीरम आपको दिखाई देगा। अगर आपको सीरोलॉजिकल टेस्ट करने हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन वाले, या तो फिर बायोकेमिस्ट्री में जो भी टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट, या तो फिर कोई भी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? सीरम की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट करने हैं तब हम जो भी ब्लड है वो हमारे कहाँ? प्लेन वैक्यूट में लेते हैं। इतना समझ में आया? इसीलिए हम प्लेन वैक्यूट भी यूज़ करते हैं। फिर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, सीरोलॉजिकल, इनडायरेक्ट होम एंड क्रॉस मैचिंग, ये मैंने आपको बता दिया। फिर एक सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जनरली हम यूज़ नहीं करते, हम जनरली प्लेन बल्ब का ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए। तो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब का कलर होगा येलो, जनरली लैब में नहीं यूज़ की जाती है। ये सिलिका पार्टिकल एंड सीरम सेपरेटर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये आपके जो भी ब्लड आपने कलेक्ट किया है वैक्यूट के अंदर, तो उसको क्लोट होने में मदद करेगा। वो सारे जो एंटीकोएगुलेंट बल्ब थे वो क्या कर रहे थे? ब्लड को क्लोट होने से बचाते थे, लेकिन ये क्या करेंगे? ब्लड क्लोट करेगा, ठीक है, वो हेल्प करेगा ब्लड क्लोट हो जाने का। और यहाँ जो भी सीरम सेपरेटर जो जेल है, ठीक है, वो इसमें डाली हुई होगी। वो क्या करेंगे? आपके सीरम को और ब्लड को, जो भी ब्लड सेल्स है, क्लोट हुआ ब्लड है, उसको सेपरेट होने के लिए मदद करेगा, ठीक है। इसके अभी यूज़ किया है बायोकेमिस्ट्री में, ब्लड बैंक में एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।